Hello everyone, a very happy Independence Day to all of you. I hope आप सबने आज अपने अपने घरों में तिरंगा जो है ट्राई कलर जो है हमारा वो ज़रूर लहराया होगा। और इस वीडियो की शुरुआत मैं एक क्वेश्चन से करना चाहती हूँ। क्या किसी को भी आपको पता है कि हमारा जो तिरंगा झंडा है, हमारा जो ट्राई कलर है, उसको डिज़ाइन किसने करा था? ठीक है, कौन वो पर्सनालिटी थे जिन्होंने हमारा जो तिरंगा झंडा है, ट्राई कलर का फ्लैग है, किसने डिज़ाइन करा था? तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से आ जाओ। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, जिसमें स्टार्ट करे थे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स। एक एक वीडियो में हम लोग हर एक फंडामेंटल राइट को बहुत इन डेप्थ पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए। हम लोगों ने आर्टिकल 12 देखा, आर्टिकल 13, 14, 15 और 16। अब हम लोग इस वीडियो में पहुंच चुके हैं आर्टिकल 17 पे। आज के लेक्चर में हम लोग दो आर्टिकल्स को समझेंगे। एक है आर्टिकल 17 जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, और साथ ही में आर्टिकल 18 की जो कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। और यहीं पे हमारा जो हमने 14 से लेकर के 18 में राइट टू इक्वालिटी देखा था वो खत्म हो जाएगा, और 19 से लेकर के 22 तक राइट टू फ्रीडम हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, राइट टू फ्रीडम हमारा 19 से लेकर के 22 तक। आइए देखते हैं आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या बात करता है। आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है। अबॉलिश का क्या मतलब होता है? अबॉलिश मतलब होता है खत्म करता है। क्या करता है? आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, अनटचेबिलिटी और उसकी प्रैक्टिस को भी खत्म करता है किसी भी फॉर्म में। अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म में उसकी जो प्रैक्टिस है उसको फॉरबिड करता है। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस। ठीक है, अनटचेबिलिटी अगर आप कर रहे हो, अगर आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस इन लॉ। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस है आपको। उसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अनटचेबिलिटी छुआछूत को मानते हैं, तो आपको पनिशमेंट देगा लॉ। Then in 1976 अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 उसको कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंड कर दिया गया था। 1976 में 1955 का जो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट था उसको अमेंड कर दिया गया था और उसको रीनेम कर दिया गया था। इट वाज जस्ट रीनेम्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट 1955 टू एनलार्ज। बेसिकली इसके स्कोप को एनलार्ज कर लेना कि सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी ही नहीं, जो सिविल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था 1955 का। उसका नाम चेंज कर दिया गया था। बेसिकली जो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट था 1955 का, उसका नाम बदल दिया था और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स रख दिया गया था। ये एक्ट जो है डिफाइन करता है सिविल राइट एज एनी राइट अकरिंग टू अ पर्सन by a reason of abolition of untouchability by article 17 of the constitution। बेसिकली जितने भी सिविल राइट्स हैं, ह्यूमंस के जितने भी पर्सन्स के सिविल राइट होते हैं उसको इसके अंदर डाल दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी को ही नहीं। ठीक है, हाँ, एक रीजन है अनटचेबिलिटी, एक रीजन कुड बी अनटचेबिलिटी, पर अभी तक ना ही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही किसी लॉ में, किसी एक्ट में अनटचेबिलिटी वर्ड को जो है डिफाइन करा गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द टर्म अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड ईदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट। किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉज में, किसी भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी मेंशन नहीं करा गया है इसका डिटेल। जैसे कि हेट स्पीच का डेफिनेशन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, उसी तरीके से अनटचेबिलिटी का डेफिनेशन भी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, पर हाउएवर जो मैसूर कोर्ट है, मैसूर जो हाई कोर्ट है, उसने जो दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अनटचेबिलिटी इज आर्टिकल 17 दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 17 is not untouchability in the grammatical sense, but जो हिस्टोरिकली जो ये प्रैक्टिस चलती आ रही है, आप देखते होंगे अनटचेबिलिटी की जो छुआछूत की प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री। देखो, सोशल डिसेबिलिटी होती है एक तरीके से, क्या है, किसी भी आप को अनटचेबल मान रहे हैं और उसके इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ, उस पर्सन के साथ, तो ये तरीका अच्छा नहीं होता है, इसीलिए उसको एक ऑफेंस माना गया है। सोशल डिसेबिलिटी है और सर्टेन क्लासेस पे जो लगा देते हैं, हम ऊंची जाति के, आप छोटी जाति के, तो ऐसे क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत नीची हैं और ह्यूमंस जो हैं, हम जो पर्सन हैं, इससे बहुत ऊंचे हैं। ये सारी चीज़ें हमें शोभा नहीं देती हैं। हेंस इट डज नॉट कवर सोशल बॉयकॉट ऑफ एनी इंडिविजुअल और एक्सक्लूजन फॉर द रिलीजियस सर्विसेज, एंड इसको इंक्लूड जो है वो नहीं करता है। देन इन द पब्लिक ओपिनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस, एक और केस हुआ। ठीक है, तो मैसूर हाई कोर्ट ने बोला, एक पब्लिक यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस होता है 1982 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 17 है इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ये पब्लिक इंडिविजुअल्स पे ही है, बट इट इज ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। कोई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आप कर सकते हैं। एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू टेक नेसेसरी एक्शन। जो स्टेट है उसको एक ऑब्लिगेशन लगाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि आप नेसेसरी एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा कि किसी का भी ये फंडामेंटल राइट है वो वॉइड नहीं हो जाए। ठीक है, उसको वॉयलेट ना हो जाए बेसिकली। ठीक है, वॉयलेट ना हो जाए। अब देख लो, हमने अनटचेबिलिटी समझा, इसमें हमने समझा कि आर्टिकल जो 17 है वो डील करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। देन हमने क्या देखा कि अनटचेबिलिटी वर्ड को कहीं पे भी
डिफाइन नहीं करा गया है। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन एनी एक्ट, एनी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी नहीं है। हाँ, मैसूर हाई कोर्ट ने कुछ बोला कि एक प्रैक्टिस है जो हिस्टोरिकली डेवलप्ड है, ठीक है, और एक पब्लिक यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक में जो यूनियन डेमोक्रेटिक राइट्स का केस था उसमें भी बोला कि हाँ, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हमें ये राइट जो है वो मिला हुआ है और ये जो राइट है हमारा ये वॉलेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है। अब मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था कि आज जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हमारा 78th इंडिपेंडेंस डे या फिर 79, तो अब अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और आपने क्या क्या करा, किस तरह से आपने अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करा, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ, और क्या आपने तिरंगा झंडा अपने घर पे लहराया या फिर नहीं लहराया, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं आपको पढ़ाते भी नहीं, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। हम लोग बात भी कर सकते हैं, हम लोग लाइव सेशंस कर सकते हैं, जूम मीटिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग के कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलेंगी। एंड किसी ने मुझसे पूछा था कि कोई ऑल्टरनेट हो सकता है एम लक्ष्मीकांत का, तो उनका भी मैंने रिप्लाई कर दिया था कि हाँ, आप डीडी बसु देख सकते हैं, या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है वो भी आप रेफर कर सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। बट बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, इसीलिए हम लोग एम लक्ष्मीकांत को प्रेफर करते हैं अपनी स्टडीज़ में। देन आर्टिकल 18 जो है वो डील करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की यहाँ आप डॉक्टर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, नहीं। आप क्या बोलते हैं, क्या नहीं लगा सकते, इंजीनियर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, ऐसा नहीं है। आप मेजर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, ऐसा नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, डॉक्टर, ये सारे टाइटल्स का आप यूज़ कर सकते हैं जो ये एडुकेशनल टाइटल्स है। बट आप आज की बोलें महाराजा धीराज पधार रहे हैं फलाने फलाने, नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और यही पर्व्यू है आर्टिकल 18 का, जो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है। जो टाइटल्स, जो उपाधि होती थी, जैसे कि राय बहादुर, राज बहादुर, ठीक है, जो राजा महाराजा वाली जो उपाधि होती थी उसको अबॉलिश करता है। अब देखो आर्टिकल 18 abolishes the titles and make 4 provisions। कुछ प्रोविजंस है बेसिकली, देखो इसके कुछ एक्सेप्शंस है। आर्टिकल आपको 17 का एक्सेप्शन कहीं नहीं देखने को मिला होगा अभी तक, ठीक है, ये तो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। आर्टिकल 18 में आपको अबॉलिशन देखने को मिल जाएगा, एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा। और इससे पहले जो भी हमने आर्टिकल्स पढ़े 14 उसका एक्सेप्शन है, 15 का एक्सेप्शन है, 16 का भी एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मल चीज़ों से। अब देखते हैं आर्टिकल 18 के 4 बातें जो बोल रहा है वो क्या बातें बोल रहा है। कि प्रोहिबिट करता है स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट, चाहे वो मिलिट्री टाइटल हो या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन हो, जैसे कि आपने बोला मैंने पीएचडी, डॉक्टरेट की डिग्री, मिलिट्री टाइटल, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, वेदर अ सिटीजन और अ फॉरेनर, ठीक है, आप कोई भी टाइटल कन्फर नहीं कर सकते हैं, प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 18 जो है ना वो स्टेट को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 12 में हम लोगों ने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब आप बताना स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। कोई भी टाइटल आप नहीं दे सकते हैं, चाहे तो आप सिटीजन को या फिर फॉरेनर को, बट मिलिट्री टाइटल या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन का टाइटल आप दे सकते हैं। ये प्रोहिबिट करता है, आर्टिकल 18 प्रोहिबिट करता है सिटीजन ऑफ इंडिया कि आप कोई भी फॉरेन स्टेट से टाइटल नहीं ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते हैं? फॉरेन स्टेट से आप टाइटल नहीं ले सकते हैं अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो। इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू कैन नॉट, ठीक है, एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। अब a foreigner holding any office of profit or trust under the state cannot accept any title from a foreign state without the consent of president। ठीक है, अब कोई फॉरेनर है, फॉरेनर है, हमारे यहाँ काम करता है, अंडर द स्टेट काम करता है, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी टाइटल फॉरेन स्टेट थे। बट हाँ, इसमें एक्सेप्शन है कि उसे परमिशन मिल जाए, कंसेंट मिल जाए अगर प्रेसिडेंट का, तो एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, बट कंसेंट मिल जाए प्रेसिडेंट का तो कर सकता है। अब लास्ट जो है नो सिटीजन यानी कि इंडिया का कोई भी सिटीजन नहीं, और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या फिर स्टेट के अंदर कोई भी ट्रस्ट के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, ये भी कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं करा गया है। स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, कोई भी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट ऑफिस फ्रॉम और अंडर अ फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। भाई अगर आप सिटीजन हैं इंडिया के या फिर फॉरेनर हैं पर स्टेट के अंदर आपने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रखा है या ट्रस्ट के अंदर काम करते हैं, तो आप कोई भी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट या ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी फॉरेन स्टेट से। आपको प्रेसिडेंट का असेंट लगेगा, प्रेसिडेंट का कंसेंट लगेगा, प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी। तो दो चीज़ों में आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लग रही है। अगर आप एक फॉरेनर हैं और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, मतलब स्टेट के अंदर काम करते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है, और आप फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बट हाँ आपको अगर कंसेंट मिल जाए प्रेसिडेंट का, महामहिम प्रेसिडेंट का, तो फिर आप ले सकते हैं। कोई भी सिटीजन, कोई भी फॉरेनर अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब इंडिया के किसी भी कंपनी में काम करता है, स्टेट में काम करता है, तो वो ना ही तो प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, और इमोल्यूमेंट ले सकता है, ऑफिस ले सकता है, एनी फॉरेन स्टेट विदाउट, इसमें भी कंसेंट आपको चाहिए प्रेसिडेंट का। फ्रॉम द अबव इससे बात आपको साफ साफ समझ आती है कि जो हेरिडिटरी टाइटल्स हैं, हेरिडिटरी टाइटल्स मतलब जैसे कि महाराजा,
राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि ये शो करता है कि कॉलोनियल स्टेट है, जैसे कि पहले आप जानते हो कि प्रिंसली स्टेट्स होते थे, ठीक है, इनको बैन करता है आर्टिकल 18, ठीक है। आप राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हो और एक तरफ आप किसी को बड़ा बता रहे हो, किसी को राजा बता रहे हो, किसी को राय बहादुर बता रहे हो, किसी को दीवान साहब बता रहे हो, तो दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है कि हेरिटरी टाइटल्स जो है उनको अबॉलिश करता है। महाराजा वगैरह के टाइटल्स को आप नहीं बोल सकते महाराजा, धीराज, हर्षिता चक्रवर्ती, रानी, महारानी पधार रही हैं, नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। हाँ, अगर मैं कोई डॉक्टर बन जाऊं, ठीक है, तो मैं डॉक्टर का टाइटल लगा सकती हूँ। मैं कोई मेजर बन जाऊं, मैं लेफ्टिनेंट जनरल बन जाऊं, तो लगा सकती हूँ, एजुकेशनल टाइटल है ये, इसलिए। अब एक केस हुआ था 1995 में, एक केस था बालाजी राघवन केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है किसकी, नेशनल अवार्ड्स, अब आप ये सोचते हैं ना भारत रत्न फलाने फलाने, ठीक है, किसी का नाम है भारत रत्न की, अब उनके बारे में भी एक बात हुई है कि नेशनल अवार्ड्स हैं जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री। ये जो एक्ट था बालाजी राघवन केस, इसने ये रूल करा कि ये टाइटल्स नहीं है, ये अवार्ड है, ठीक है। रूल दैट दिस अवार्ड्स डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स, ये अवार्ड है। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, दीज आर जस्ट अवार्ड्स, दीज आर नॉट टाइटल्स विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18, ठीक है। और दैट प्रोहिबिट्स ओनली हेरिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी, ये सिर्फ और सिर्फ हेरिटरी टाइटल्स। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत रत्न अगर किसी को मिला हुआ है तो उसके बच्चे को भी भारत रत्न वो ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो जो पद्म भूषण है, दीज आर नॉट कंसिडर्ड अंडर द पर्व्यू ऑफ आर्टिकल 18, और ये हेरिटरी टाइटल्स नहीं है, ऐसी बात होती है। और आर्टिकल 18 डील करता है ओनली विद द हेरिटरी टाइटल्स। तो आप पद्म भूषण, भारत रत्न, इनको यूज कर सकते हैं, हाँ, बट ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेट नहीं करता है। देखो आगे बोल रहा है, देयरफॉर दे आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 18 एज द थ्योरी ऑफ इक्वालिटी डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, ठीक है। ऐसा नहीं बोलता है कि मेरिट को आप रिकॉग्नाइज नहीं करो। हाउएवर इट ऑल्सो रूल्ड दैट दी शुड नॉट बी यूज्ड एट सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस to the names of the awardees, otherwise they should forfeit the awards। हाँ, आप यूज नहीं कर सकते इनको। देखो, बोलने को लोग बोल देते हैं कि ये, बस एक बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि ये अवार्ड है, ये टाइटल्स नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 18 हाँ हेरिटरी टाइटल्स के बारे में बात करता है, बट आप जो भारत रत्न है इनको यूज नहीं कर सकते, ना ही तो अपने नाम के आगे, ना ही तो अपने नाम के बाद, नहीं तो इनको फोरफीट कर लेगा, स्टेट वापस ले लेगा, ठीक है। जिसने आपको प्रोवाइड करा है वो वापस ले लेगा। आगे क्या बात बोली है इसमें, ये बात बोली गई थी बालाजी राघवन केस में, ये बात बोली गई थी कि हाँ ये टाइटल्स हैं, ठीक है, ये टाइटल्स नहीं है, नॉट अमाउंट टू टाइटल्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अवार्ड है, ठीक। और आर्टिकल 18 सिर्फ हेरिटरी टाइटल्स के बारे में बात करता है, ठीक। अगर आप इनको सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस मतलब नाम के आगे, नाम के बाद में ऐड ऑन कर लोगे तो स्टेट जो है वो फोरफीट कर लेगा। बट जो नेशनल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बेसिकली 1954, ये आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल अवार्ड से ये जो पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री देखते 1954 में आए थे। जनता पार्टी थी उस टाइम पे, मोरारजी देसाई ने डिसकंटिन्यू कर दिया था बाद में, ठीक है। 1977 में जब जनता पार्टी आई तो मोरारजी देसाई ने इनको डिसकंटिन्यू कर दिया था। आए कब थे नेशनल अवार्ड्स, आए थे 1954 में, बट जो जनता पार्टी थी उसने इनको डिसकंटिन्यू कर दिया था 1917 में, बट दोबारा से 1918 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट कर दिया। तो इतना पता होना चाहिए 1954 में आए थे, दैट्स इट। जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये अनाउंस करे जाते हैं आज के दिन तो नहीं, रिपब्लिक डे पे। रिपब्लिक डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को, ठीक है। हर रिपब्लिक डे पे हम लोग पद्मा अवार्ड्स को देते हैं। हम स्टेट द टोटल नंबर ऑफ पद्म अवार्ड्स टू बी गिवन एवरी ईयर एक्सक्लूड करते हैं किसे, जो पोस्थोमस है, मतलब जिनकी डेथ हो गई है, और अवार्ड इज गिवन टू NRI हैं, फॉरेनर्स हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इनको हम लोग एड ऑन नहीं करते हैं। बट इसको इन लोगों को एक्सक्लूड करके 120 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 120 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक्सक्लूड करके इन दो लोगों को एक्सक्लूड करके, जो पोस्थोमस है और जो NRIs हैं, इनको एक्सक्लूड कर देंगे तो 120 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सिमिलरली जो भारत रत्न है इनको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 3। कैसे? सिमिलरली द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 पर्टिकुलर ईयर। अगर मान लो 2026 में भारत रत्न 3 लोगों को मिल सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता क्योंकि इसकी एक लिमिट जो है वो फिक्स कर दी गई, मैक्सिमम 3 लोगों को मिल सकता है। और पद्मा अवार्ड्स जो है 3 तरीके की पद्मा कैटेगरी, और तीनों का ही ना एक हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि पद्म विभूषण क्या मतलब है, पद्म भूषण का क्या मतलब, पद्मश्री, ठीक है। आप देखते हो ना इन लोगों को पद्म भूषण मिला, पद्मश्री, तो इसका सीक्वेंस क्या है, सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है? वैसे तो वैल्यू नेशनल अवार्ड्स की बहुत ज्यादा है, बट सबसे ऊपर कौन आता है? भारत रत्न आता है क्या सबसे पहले, ठीक है। तो 3 भारत रत्न दे सकते हैं और 120 जो है मैक्सिमम, नॉट मोर देन पद्म अवार्ड दे सकते हैं, एक्सक्लूड है पोस्टोमसली और NRI वगैरह। नेक्स्ट वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट द राइट टू फ्रीडम, जिसमें हम लोग आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक देखेंगे। इसके एक्सेप्शंस बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक आर्टिकल को सेपरेट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। 19 पढ़ेंगे जिसमें
उनके सब क्लॉजेस के साथ डील करेंगे, ठीक है, और उसके एक्सेप्शंस पढ़ लेंगे। ऐसे ही हम लोग पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को, पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत बुक को जो है कंप्लीट कर लेंगे। मैंने ये बात आपसे स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस करी थी जब ये मैंने बुक पढ़ाना स्टार्ट करा था। जब तक ये बुक का लास्ट पेज में नहीं पढ़ा दूंगी आई विल नॉट स्टॉप, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए आई विल नॉट स्टॉप ये सीरीज को, ये प्लेलिस्ट को। जितने लेक्चर्स बन जाए हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली कंप्लीट कर रहे हैं, हमें कोई रश नहीं है। हम लोग आराम आराम से पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पहले कवर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, ये सारे ना बहुत ही फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप यूपीएससी दे लो, स्टेट पीसीएस दे लो, तो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वंस अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जितना भी हमारा देश है आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता रहे। आई होप जो ग्लोरी है इंडिया की, जो पास्ट में रही है, इसी तरीके के फ्यूचर में कंटिन्यू रहे लेगेसी, और आप लोग जो है बहुत ही अच्छा काम करिए, देश का नाम रोशन करिए। एंड ठीक है, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।